हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टोबे और वीबीडी का कंपैरिजन करना है। हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कब होगा। सो वीबीडी कहता है कि अगर आपका T2G 0 है, T2G 1 है और T2G 2 है तो आपके पास लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, और अगर आपके पास T2G 3 है, T2G 4 और T2G 5 है तो आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। उसके लिए हमने वेनेडियम वाटर 6-2-3 पॉजिटिव का एग्जाम्पल पढ़ा था, जहाँ पे वेनेडियम D2 है तो लेबाइल है। और फिर हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा था क्रोमियम वाटर 6-3 पॉजिटिव, जहाँ पे आपके पास था T2G 3, और T2G अगर 3, 4 और 5 है तो आपके पास इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे। ठीक है, फिर हमने टोबे का कॉन्सेप्ट पढ़ा। टोबे का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर D0, D1 और D2 है तो आपके पास क्या है, लेबाइल। फिर हमने एक नंबर पढ़ा था 456, आपको नंबर याद रखना है 4, 5, 6, 456 लो स्पिन। 456 लो स्पिन इनर्ट होगा। उसके अलावा जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगे आपके पास वो सारे की सारी कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होंगी, हाई स्पिन वाली सारी की सारी लेबाइल हो जाएंगी। सो ये टॉपिक का कंसेप्ट था। बट अगर दोनों के कंसेप्ट को देखें तो दोनों एक कंपैरेटिव क्राइटेरिया ऑफ स्टडी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो द प्रिडिक्शन ऑफ द थ्योरी क्वालिटेटिव correct but does not explain wide range of reactivity. For example, water exchange reaction अगर निकल 2 पॉजिटिव के केस में देखें so 10⁻² टाइम्स स्लोअर होगा देन एज कंपेरिजन टू कोबाल्ट +2. Okay, so topic classification also differ inertness and lability than the CFAE value. उसने क्या किया, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट किया और उसके अकॉर्डिंग इनर्ट और लेबाइल करेक्टर को बताया। सो जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको CFAE अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेबाइल। अगर आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी लो है तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। D8 का अगर एग्जाम्पल देखें तो उस केस में आपका क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी लो है। सो इट शुड भी क्या होना चाहिए, इनर्ट, क्योंकि उसने खुद बोला अगर CFA ही आपका लो है तो आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे। सो D8 सिस्टम में आपके पास जो आपका CFA वैल्यू है वो लो है, बट टोबे कोल्ड द कॉन्सेप्ट इज लेबाइल। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि दोनों जो आपके थ्योरीज हैं और जो टोबे का खुद का कंसेप्ट है वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा प्रॉपरली कि कब आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट होगा और कब आपके कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे वो लेबाइल होंगे। पहले उसने बताया कि अगर D0 है, 1 है, 2 है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं सारे के सारे, तो 456 लो स्पिन को छोड़ के बाकी सब लेबाइल है और 456 लो स्पिन में आपका इनर्ट हो जाएगा। ठीक है, T2G अगर VBT का कॉन्सेप्ट देखें तो वो कहता है कि T2G 0 है, 1 है, 2 है तो लेबाइल है, 3, 4, 5 में क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। सो यानी कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्लियरनेस नहीं आ रही कि कब हम बोलेंगे कि कॉन्सेप्ट आपका कि जो आपका कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है वो इनर्ट है और कब आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल है। सो यहाँ पे CFT एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि CFT किस तरह से एक्सप्लेन करेगा कि कॉम्प्लेक्स आपके लेबाइल और इनर्ट कब होगा। सो CFT इनर्ट एंड लेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ CFA क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी आपका बढ़ता है, increase by association or by dissociation of the complex, then the complex is labile. जैसे आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है, टोबे ने भी कुछ हद तक यही बोला कि अगर आपका CFE वैल्यू बढ़ रहा है, हाई है, तो कॉम्प्लेक्स आपके लेबाइल हो जाएंगे, यानी कि उस केस में रिएक्टिविटी बढ़ेगी। एंड व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ CFA ही क्रिस्टल फील्ड CF क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपका लो हो जाता है तो कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू हैव ML5X, तो स्लोएस्ट स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से X का बाहर जाना, तो एंड यू विल गेट ML5। आफ्टर दैट देर इज अ फास्ट स्टेप एंड the addition of incoming nucleophile, that is +5, and you will get ML5Y. So on going from ML5X coordination number 6 to ML5 coordination number 5, intermediate जो होगा यहाँ पे इंटरमीडिएट का चेंज इन CFSE वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि अगर आपका इंटरमीडिएट में चेंज इन CFSE वैल्यू पॉजिटिव है, हाई है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेबाइल। और अगर ये वैल्यू आपका आ जाता है लो या फिर कम वैल्यू आती है तो आपके कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे इनर्ट। सो यानी कि अगर CFSE वैल्यू बढ़ता है आपका तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे लेबाइल, और अगर CFSE वैल्यू आपका कम होता है तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इनर्ट। और ये किसका क्राइटेरिया है, ये आपका CFT का क्राइटेरिया है। उसके बाद कहते हैं ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थ्रू ईदर डिसोशिएटिव और एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सो SN1 रिएक्शन हमारा किसमें था, डिसोशिएटिव पाथवे की बात कर रहा है। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको DPP में मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं सिर्फ इस पैराग्राफ से ही। क्या कहते हैं कि SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू लोअर एनर्जी स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट।
क्या है, SN1 मैकेनिज्म आपका डिसोशिएटिव मैकेनिज्म था, और उस केस में जब आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे पास दो तरह की ज्योमेट्री बनने के चांसेस है, वन इज TBP, अनदर वन इज स्क्वायर पिरामिडल। बट हम बोल रहे थे वहाँ पे कि स्क्वायर पिरामिडल के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बिकॉज स्क्वायर पिरामिडल जो है वो आपका लोअर एनर्जी पे बनता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है इंटरमीडिएट की, दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ हाई एनर्जी ट्रायंगल बाई पिरामिडल। ठीक है, सो उस केस में SN1 में आपका स्क्वायर पिरामिडल लोअर एनर्जी स्टेट पे इंटरमीडिएट का बनना ज़्यादा प्रेफरेबल होता है एज कंपेरिजन टू हायर एनर्जी स्टेट दैट इज द ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। Now Bossolo and Pearson, the two scientists, have calculated the value of change of CFSC for low spin and high spin square pyramidal and TBP intermediate। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज इन CFSC वैल्यू है हाई स्पिन और लो स्पिन की। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएगा इजीली, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। D0 के केस में तो लो स्पिन हाई स्पिन में 0 रहेगा वैल्यू, D1 में हो जाएगा 0.57, और 1 को किससे जोड़ना है आपने, 1 को जोड़ना है आपने 6 से, तो 6 के केस में भी क्या है 0.57। ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लो स्पिन का। D2 के केस में वैल्यू सेम है 1.14, हाई स्पिन में भी सेम है। D3 के केस में भी वैल्यू सेम है -2.00। D4 के केस में आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज 3.14 से -1.43 हो जाएगा। D5 में 0 और लो स्पिन हो जाएगा -0.86। D6 में वैल्यू चेंज होगा 0.56, यानी कि अगर हम देखें तो 456 में वैल्यू चेंज हो रही है, और 456 ही अगर लो स्पिन में होगा तो वो इनर्ट बनाएगा, बाकी सब आपके लेबाइल होंगे। और अगर आप D7 में देखें वैल्यू सेम है, D8 में वैल्यू सेम है, D9 में वैल्यू सेम है, और D10 में आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल वे है रिप्रेजेंटेशन का, आप याद करें तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है कि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं हो रहे हैं। नाउ बेस्ड अपॉन द क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी द मेजर कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग द लिबिलिटी ऑर्डर फॉर द रिएक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखिए अब हम देखते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपका लिबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। सो लिबिलिटी ऑर्डर फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में, सो D0, D1, D2, D7, D9, D10 में ज़्यादा होगा, एंड D5 में भी ज़्यादा होगा, D4 में उसके बाद, देन D3 और D6 में सबसे कम होगा। ठीक है, सो लिबाइलिटी ऑर्डर आपके पास क्या हो जाएगा, D0, D1, D2, D7, उसके बाद D10, देन D5, उसके बाद D4, देन D3, D8 और एंड में हो जाएगा आपका D6। ओके, उसके बाद अगर हम देखें लिबिलिटी सीक्वेंस फॉर वीक फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या हो जाएगा, D0, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D9, D10 और D3, D8 का सबसे नीचे। ओके, ये आप याद रखो तो रख सकते हैं, वैसे आगे इससे भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल कब होगा और आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट कब होगा, क्योंकि इस तरह से ऑर्डर को याद रखना वैसे अगर देखें तो लॉजिकली नहीं है इस तरह से ऑर्डर को याद रखना। सो हमारे पास जो लिमिटेशंस आता है वो लिमिटेशंस क्या है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन जनरली इग्नोर द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेल्टा एस, वो हमने लास्ट टाइम पे भी डिस्कस किया था जब हमारे पास हमने के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी, दैट इज RT/NaH एंड e⁻ डेल्टा एच बार बाई RT इंटू e⁻ डेल्टा एस बार बाई R। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो डेल्टा एच का है, और यहाँ पे जो एंट्रोपी फैक्टर है वो हमने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। सो द प्रेडिक्शन फ्रॉम CFA इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम डेल्टा एस के कंट्रीब्यूशन को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, सो CFAE से जो हम प्रेडिक्शन निकालते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है इन केस ऑफ D6, D7, D8 लिबाइलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आप जैसे नॉर्मल नंबर होता है 786, मूवी भी देखी होगी आपने जहाँ पे अमिताभ बच्चन बोलते हैं बिल्ला नंबर 786, तो उसी तरह से आप इस ऑर्डर को याद रख सकते हैं कि, और ये लो स्पिन का ऑर्डर है, D7 में सबसे ज़्यादा होगा हमारा लेबाइल करेक्टर, उसके बाद D8 का और D6 का, तो 786 से अगर आपको पेपर में मिल रहा है 3 कॉन्फ़िगरेशन D6, D7, D8, तो आप याद रखो बिल्ला नंबर 786 लो स्पिन है, और ये ज़रूर याद रखना है लो स्पिन। ओके, सो लो स्पिन में आपके पास जो ऑर्डर है वो आ जाएगा D7, D8 और उसके बाद सबसे एंड में हो जाएगा D6, जहाँ पे CFE वैल्यू आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और हमने पढ़ा है जितना ज़्यादा नेगेटिव आपका CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी, जितनी नेगेटिव होगी, आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा इनर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको वैल्यूज़ दी जा रही है तो आप वैल्यू से भी बता सकते हैं, हायर वैल्यू है अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की तो कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल होगा, लो वैल्यू है तो कॉम्प्लेक्स आपके क्या हो जाएंगे, इनर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल सब्स्टिट्यूशन थ्रू डिसोशिएटिव वाया SP इंटरमीडिएट, कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल में सब्स्टिट्यूशन सपोज मैं डिसोशिएशन करवा रही हूँ, SN1 के थ्रू मेरा डिसोशिएशन हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ रहा है, तो उस केस में आपका स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री जो है वो प्रेफरेबल ज्योमेट्री आपकी होगी। ओके,
एंड उसके बाद जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, देखिए आपके पास है वेनेडियम फिनेंथ्रेलिन 3 2 पॉजिटिव एंड निकल फिनेंथ्रेलिन 3 2 पॉजिटिव। सो यहाँ पे दोनों जो D3 का केस है वेनेडियम का, D8 का सिस्टम है हमारा जो है वो निकल का। CFAE क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के केस में कितना है -2.0, यानी कि यहाँ पे CFAE वैल्यू दोनों का सेम हो गया। और हमने पढ़ा था कि अगर CFAE वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो लिबाइल है, कम है तो इनर्ट है। बट यहाँ पे आपका CFAE वैल्यू दोनों कॉम्प्लेक्सेस का सेम है, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया यूज़ करूँगी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। तो जिस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा वो कॉम्प्लेक्स आपके क्या हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यानी कि उस केस में आपका इनर्टनेस की तरफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, लिबाइलिटी की तरफ कॉम्प्लेक्स नहीं बढ़ेगा। सो यहाँ पे जो वेनेडियम 2 पॉजिटिव का कॉम्प्लेक्स है ये मेरा ज़्यादा लिबाइल होगा, और निकल +2 का कॉम्प्लेक्स मेरा कम लिबाइल होगा, वो उसकी लिबाइलिटी कम हो जाएगी क्योंकि उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ज़्यादा वैल्यू है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्टर अफेक्टिंग लिबाइलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। देखिए ये किस में है, केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल। ये भी याद रखना आपने कि आपको जो कॉम्प्लेक्स दिया है वो ट्रांजिशन मेटल का दिया है या फिर नॉन ट्रांजिशन मेटल का। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो नॉन ट्रांजिशन का केस है, तो वहाँ पे आप आयनिक पोटेंशियल से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जिसका ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उस केस में आपका क्या होगा, इनर्टनेस की तरफ बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और लिबाइलिटी कम हो जाएगी, यानी कि इनर्टनेस की तरफ आपके कॉम्प्लेक्सेस बढ़ेंगे। The lability of the complex of non-transition metal is widely dependent on ionic potential, that is charge on the metal ion and the size of the metal. Obviously हमें पता है कि अगर बहुत ज़्यादा चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, साइज कम हो जाएगा और आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो लेबाइल कैरेक्टर को छोड़ के इनर्टनेस की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो चार्ज ऑन द मेटल क्या है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपका इनर्ट होगा, यानी कि लेबाइल कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा कम हो जाएगा। सो आपके पास कॉम्प्लेक्स है AlF6 3 नेगेटिव, SiF6 2 नेगेटिव, PF5 नेगेटिव एंड SF6। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 +4 +5 +6। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही ज़्यादा इनर्ट कैरेक्टर और लेबाइल कैरेक्टर हो जाएगा उसके इन्वर्स। तो AlF6 3 नेगेटिव बहुत ज़्यादा लेबाइल है, उसके बाद आएगा SiF6 2 नेगेटिव, उसके बाद PF6 नेगेटिव और आफ्टर दैट आपका है SF6। ओके, साइज ऑफ द मेटल आयन पे किस तरह से डिपेंड करेगा, जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज़्यादा इनर्ट होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेबाइल होगा। तो जैसे आपके पास एग्जांपल है Mg वाटर 6 2 पॉजिटिव, कैल्शियम वाटर 6 2 पॉजिटिव एंड स्ट्रोंशियम वाटर 6 2 पॉजिटिव। सो अगर हम देखें तो स्ट्रोंशियम सबसे नीचे आता है आपका, तो स्ट्रोंशियम का साइज़ बड़ा है तो स्ट्रोंशियम बहुत ज़्यादा लेबाइल होगा, उसके बाद कैल्शियम और कैल्शियम के बाद आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। तो ऑर्डर हो जाएगा आपके पास स्ट्रोंशियम +2, कैल्शियम +2 एंड सबसे लास्ट में आएगा आपका मैग्नीशियम +2, क्योंकि यहाँ पे आपका स्मॉलेस्ट साइज़ है, हाईएस्ट इनर्टनेस है और लोअर आपकी लेबाइलिटी है। ओके, आयनिक पोटेंशियल डायरेक्टली डिपेंड करता है आपका इनर्टनेस पे, जितना ज़्यादा आयनिक पोटेंशियल होगा उतना ही ज़्यादा आपका इनर्टनेस होगा और लेबाइलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे आपके पास है इस कॉम्प्लेक्स में सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और एल्यूमिनियम +3। तो अगर हम यहाँ पे लेबाइल ऑर्डर देखें तो सोडियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम और आफ्टर दैट एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि सोडियम में क्या है, लेबाइल करेक्टर में चार्ज कम है, मेटल का साइज उसके कंपेरिजन में बड़ा है। जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ता रहेगा साइज ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा, साइज जितना कम होगा आपको कॉम्प्लेक्स इनर्टनेस की तरफ मूव करेगा, ना कि लिबाइलिटी की तरफ। अब बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स की। सो कॉम्प्लेक्स जहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास दो ज्योमेट्री बनती है, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, और एक हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो किस में ज़्यादा लेबाइल करेक्टर होगा, सो आपका जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, तो वो बहुत ज़्यादा लिबाइल होंगे एज कंपेरिजन टू ऑक्टाहेड्रल के। सो कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर एंड द टेट्राहेड्रल आर मोर लिबाइल देन द ऑक्टाहेड्रल। सो ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस के मुकाबले में टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आपके ज़्यादा लिबाइल नेचर के होंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है द मॉडल कॉम्प्लेक्स टू स्टडी द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर कंटेनिंग ऑफ मेटल आयन। अब देखिए आपके पास दो मेटल आयन है, क्रोमियम +3 एंड कोबाल्ट +3। बिकॉज द कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम +3 एंड कोबाल्ट +3 थर्मोडाइनेमिकली एंड काइनेटिकली कैसे हैं, स्टेबल। सो इनको ईजी टू प्रिपेयर है, आप इनको ईजिली बना सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो यहाँ से हमें पता क्या चलेगा, लेस लेबाइल कब होगा, काइनेटिक स्टडी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आर पॉसिबल थ्रू कन्वेंशनल टेक्निक। तो बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली में फाइंड आउट करते हैं कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल कब है और आपका कॉम्प्लेक्स इनर्ट कब है। फॉर एग्जांपल आपको ये कुछ टॉपिक है, ये कुछ मैंने एलिमेंट्स रखे हैं, यहाँ पे मेटल आयन रखा है। ये जो मेटल आयन है ये आपको मेमोराइज करना है, याद रखना है आपने कि अगर आपका कोबाल्ट +3 है तो डिसोशिएटिव पाथवे को फॉलो करेगा, दैट इज़ ID। क्रोमियम +3 है तो आपका एसोसिएटिव को फॉलो करेगा, दैट इज़ IA।
रोहोडियम +3 है आपका, तो वो आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, तो वो एसोसिएटिव में जाएगा। और आपका जो आपका RH+2 है वो आपका लेस स्टेबल है, तो वो डिसोसिएटिव में जाएगा। यानी कि रोडियम +3 जो है वो आपका एसोसिएटिव के थ्रू जाएगा, रोडियम +2 है तो वो आपका डिसोसिएटिव में जाएगा। कोबाल्ट +3 डिसोसिएटिव को फॉलो करेगा, क्रोमियम +3 आपका एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। तो ये आपने याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉलो द एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव पाथवे। सो आपको याद रखो, आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि कोबाल्ट +3 एंड रोडियम +3 अपोजिट है। कोबाल्ट +3 डिसोसिएटिव, क्रोमियम +3 एसोसिएटिव, रोहोडियम +3 एसोसिएटिव एंड रोहोडियम +2 जो है आपका वो डिसोसिएटिव है। हो जाएगा याद, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा इनर्ट और लेबाइल करैक्टर, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, ताकि मैं थोड़ा चेंजेस करूं, इफ़ेक्टिवनेस और लेके आऊं, और ज़्यादा बेटर वे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं अगर आपको डाउट लग रहा है किसी टॉपिक में। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे उस चीज़ के ऊपर जो आपको समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक शुरू होगा गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ एसिड हाइड्रोलिसिस। और एसिड हाइड्रोलिसिस बहुत मेजर टॉपिक है, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। इसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एसिड और बेसिक हाइड्रोलिसिस से ही पूछा गया था। डायरेक्ट 8 नंबर का जो था वो आपका एसिड और बेसिक हाइड्रोलिसिस से ही आया हुआ था। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन थे, और कंटिन्यूस दोनों क्वेश्चन आपके कंटिन्यूस आपके इसी सेक्शन से आए हुए थे। सो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे safe, and if you like this video, please like, comment, share and subscribe the channel. Also press the bell icon for more videos and updates. Stay home, stay safe. Thank you.